गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 6 चैप्टर भीमराव अंबेडकर पर हम पार्ट 1 लाइफ हिस्ट्री वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो उस वीडियो लेक्चर को होपफुली आप लोगों ने सुन लिया होगा। आज उसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है भीमराव अंबेडकर पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, जो कि उनकी लाइफ हिस्ट्री का ही कुछ आगे का हिस्सा बताते हैं। अभी तक हमने जो किया मैं उसके जो अभी तक जो हमने स्टडी किया उसके एक बार ग्लिम्सेस मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड स्लाइड में जो है इनके बर्थ प्लेस, इनकी जाति से रिलेटेड और इनकी एजुकेशन से रिलेटेड हमने बात की है। उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ पर काम किया, कहाँ कहाँ एजुकेशन की, उन्होंने लॉ की डिग्री कहाँ से की, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर उनके ऑक्यूपेशन पे आ गए थे। हम ऑक्यूपेशन के बारे में बताया था कि क्या व्यवसाय, क्या काम करते थे, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया, कहाँ से छोड़ दिया, किस वजह से छोड़ दिया, इस पर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है और राजनीतिक जीवन शुरू होने के बाद हमने 2 पॉइंट्स किए। बॉम्बे विधान परिषद के में भी वो नॉमिनेट हुए और एक महार कॉन्फ्रेंस जो थी, यानी महार जाति वालों की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके बारे में डिस्कस किया और उसमें उन्होंने क्या अचीव किया उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से। गोलमेज सम्मेलन जो है इसे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 1930 में आते आते इंडिया में मूवमेंट्स इतने बढ़ गए थे, फ्रीडम के लिए इतनी डिमांड उठने लगी थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना बातचीत का एक के जरिए सेटिस्फाई किया जाए, किसी तरह से सांत्वना दी जाए भारतीयों को और वो ये जो आज़ादी की मांग इसे छोड़ दी। इसे लेकर गोलमेज सम्मेलन शुरू किए गए थे और ये टोटल 3 हुए थे 1930, 1931 और 32 में। तो सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में था और इसमें जो मुख्य मुख्य नेता थे भारतीय राजनीति के, उसमें इनवाइट किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लंदन में, यानी ब्रिटेन में। तो 4 अक्टूबर 1930 को अम्बेडकर पहली बार जो है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर वो 2 मांगे रखते हैं। सबसे पहले कि दलितों के साथ हर प्रकार का भेदभाव खत्म कर दिया जाना चाहिए और दूसरी उनकी मांग होती है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वो चाहते हैं, जैसा कि 1909 में मुस्लिमों को मिल चुका था, सिखों को मिल चुका था, ईसाइयों को मिल चुका था, ऐसा ही कुछ वो दलितों के लिए चाहते थे। यानी कि जिस क्षेत्र में अगर दलित ज़्यादा है तो वहाँ से दलित ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और दलित को ही जो है वोट डालने का अधिकार है, ऐसा पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऐसे ही प्रणाली वो दलितों के लिए भी चाहते थे और चाहते थे कि जिस तरह से विधानसभाओं, केंद्रीय परिषदों में मुसलमान सिखों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट्स मिलती है, वैसे ही दलितों के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात का गांधी जी ने भारत में रहते हुए बहुत अधिक विरोध किया। तो इस तरह से अम्बेडकर के लिए उस समय अपनी ये मांग जो है कंटिन्यू रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि गांधी जी जैसी इतनी बड़ी जो पर्सनैलिटी है वो इस चीज़ का विरोध कर रही थी, तो पूरा भारत ही विरोध करने लगा। तो इस वजह से वो असफल रहे इस गोलमेज सम्मेलन में अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि यदि आप, यानी गांधी जी, मुसलमान और सिखों को आरक्षण देने का समर्थन करते हो तो अछूतों को क्यों नहीं देते हो आरक्षण? अछूतों के साथ ये भेदभाव क्यों? क्योंकि अछूतों को भी मुसलमानों के समान मंदिरों में प्रवेश करने, हिंदुओं के साथ मिलने बरतने पर सामाजिक व धार्मिक रोक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में होता है, जो कि वही लंदन में फिर से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है इनवाइट करते हैं। इस सम्मेलन से पूर्व गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने को बुलाव भेजा। गांधी जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस तरह से पिछला गोलमेज सम्मेलन था और उन्होंने एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की थी अम्बेडकर से, तो अम्बेडकर जाने से पहले ताकि वो दोबारा से वही मुद्दा सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शुरू ना कर दे, तो उन्होंने गांधी जी ने अम्बेडकर जी को अपने पास बुलाया। काफ़ी लंबी बातचीत चली। अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में लेकिन वहाँ पर कह दिया कि दलितों को हिंदुओं से पृथक निर्वाचन क्षेत्र कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित मिलने चाहिए। कांग्रेस सदस्य को जैसे खादी पहनना अनिवार्य है, उसी तरह दलित को भी अछूत न मानने को भी अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसे उनकी कुछ मांगे थी गांधी जी से। वो इसके अलावा वो चाहते थे कि जिस तरह से मंदिर व तालाबों, कुओं से पानी भरने पर दलितों पर रोक लगी हुई है उसे हटा दिया जाए। दोनों में से किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं हुई। ना ही तो गांधी जी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए माने, ना ही दलितों को कुछ और सुविधाएं देने के लिए वो सहमत हुए। इससे भीमराव अम्बेडकर को बड़ा ही धक्का लगा। वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए चले गए और वहाँ पर जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनके सामने अपनी मांग रखी, जिसे ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडॉनल्ड ने स्वीकार कर लिया।
घोषणा की कि दलितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया जाएगा। और पूरे दलित समाज में इस बात से खुशी की लहर तोड़ पड़ी, लेकिन गांधी जी ने इसका बहुत अधिक विरोध किया और वो अनशन पर चले गए। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट किस सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए गए थे। अम्बेडकर 1930-31 दोनों में गए थे। रामजे मैकडोनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर है, एक फेमस है रामजे मैकडोनल्ड घोषणा पत्र से, जिसमें उन्होंने दलितों की ये जो मांग, पृथक निर्वाचन की मांग, उसे रामजे मैकडोनल्ड डेक्लेरेशन कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं पूना समझौता, जो जिसे पूना पैक्ट 1932 कहा जाता है। इसको फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करती हूँ। जैसे ही सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस से वापस लौटते ही जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा और यरवदा जेल में भेज दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखें, गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद कौन सी जेल में भेजा गया था? यरवदा जेल। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। फिर जेल में से गांधी जी ने एक पत्र लिखकर तत्कालीन जो वायसराय है उनको दलितों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की जो उन्होंने बात मान ली थी वायसराय ने, उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की और छूतों को आरक्षण देने का उन्होंने कड़ा विरोध किया गांधी जी ने। और इसके पश्चात उन्होंने रामजे मैकडोनल्ड का जो डिक्लेरेशन मैंने अभी आपको बताया था ये वाला, तो इस डिक्लेरेशन का भी उन्होंने इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से विरोध किया। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, एक तरह से बांटने वाला एक अवार्ड देना दलितों को, तो उसको उन्होंने कम्युनल अवार्ड के नाम से बोला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कम्युनल अवार्ड को कौन से डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र से जोड़ा जाता है, ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है। नॉट इवन इन योर एग्जाम एज वेल एज इन यूपीएससी और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो है उन्होंने कम्युनल अवार्ड के तौर पे रामजे मैकडोनल्ड डिक्लेरेशन का बहुत अधिक विरोध किया। वो क्या है, भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी ने अछूतों या दलितों को आरक्षण देने को हिंदू समाज को बांटने वाला कहा। इस समस्या के समाधान और गांधी जी के आमरण अनशन को तुड़वाने की समस्या पर विचार होने लगा। सम्मेलन हुए। जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, मदन मोहन मालवीय, कस्तूरबा गांधी आदि ने अम्बेडकर जी को समझाने का प्रयास किया। अम्बेडकर जी ने किसी भी कीमत पर दलितों के हितों की अनदेखी को वो तैयार ही नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो मिले गांधी जी से, और लेकिन गांधी जी से मिलकर भी उन्होंने यही एक प्रस्ताव उनके सामने रखा कि दलितों के लिए केंद्रीय सभा, विधान सभाओं में स्थान आरक्षित रखा जाना चाहिए। सरकारी नौकरियों में दलितों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार पद दिए जाएंगे। छुआछूत को समाप्त कर दिया जाएगा। दलितों के प्रत्येक प्रांत में शिक्षा को बेहतर अवसर दिए जाएंगे। इन बातों पर सहमति और समझौते के बाद गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। मान लीजिए कि अम्बेडकर की लगभग सारी शर्तों को गांधी जी ने मान लिया। तो ये एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि रही भारतीय इतिहास में। पूना समझौता बहुत एक बड़े पैक्ट के तौर पर जाना जाता है। फिर आते स्वतंत्र मजदूर दल का निर्माण किया उन्होंने 1937 में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ब्राह्मणवाद यानी जातिवाद, पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके समाज में इक्वालिटी लाना चाहते थे। इसीलिए 1937 में स्वतंत्र मजदूर दल, ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है इस दल का नाम, तो 1937 में स्वतंत्र मजदूर दल के नाम से उन्होंने एक दल का गठन किया और 175 सीटों पर उन्होंने बम्बई प्रांत से चुनाव लड़ा, जिसमें से 17 सीटें इस दल ने जीती। 15 सीटों पर तो भारी सफलता मिली। इनकी सफलता में जहां दलितों का उत्साह काफी बढ़ गया था, वहीं कांग्रेस को आभास हो गया था कि अंबेडकर दलितों के साथ साथ मजदूरों के भी नेता बनते जा रहे हैं। तो राजनीतिक शक्ति और श्रमिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अनेकों स्थानों पर मजदूर आंदोलन भी चलाए। तो इस तरह से वो सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि मजदूरों के उद्धार के लिए भी काम करते हैं। फिर आते हैं हरिजन शब्द के ऊपर। हरिजन शब्द दिया किसके द्वारा गया है? हरिजन शब्द जो है गांधी जी ने दिया उन अछूतों को, दलितों को। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद उन्होंने कहा कि हरिजन शब्द मैं आगे से इस्तेमाल करूंगा दलितों के लिए। गांधी जी ने ऐसा कहा। एक सरकारी बिल बम्बई विधानसभा में पास भी हुआ जिस पर ये कहा गया कि अब अछूतों को आगे से हरिजन शब्द कहा जाएगा। हरिजन यानी कि हरि भगवान के जन, इंसान, यानी भगवान के जन, इंसान।
अंबेडकर जी ने और एक नासिक के ही यानी महाराष्ट्र से ही जो है नासिक, वहाँ के एक दलित नेता थे दादा साहब गायकवाड़। उन्होंने गांधी जी के इस द्वारा दिए गए इस हरिजन शब्द का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विरोध इसलिए किया कि गांधी जी की वो सिर्फ तुच्छ राजनीति के तौर पर लेते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी है गांधी जी की, कि वो एक तरह से हमें ललचाना चाह रहे हैं कि आप कोई और इंसान नहीं, आप तो भगवान के बंदे हैं। वो इस तरह से डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? या तो ये कहें कि सभी भगवान के बंदे, सभी हरिजन हैं, हिंदुओं को जो ब्राह्मण है उनको भी वो फिर हरिजन कहें, क्या वो शैतान की औलादे हैं? वो भी तो भगवान की औलादे हैं, हरि के जन है। दलितों के लिए ही आप अकेला हरिजन शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उनके मध्य मारा जा रहा है, जो कि आने वाले पुश्तों में उनको आज तो दलित या अछूत के नाम से जाना जाता, आगे से हरिजन के नाम से जाना जाएगा। तो वो एक और ऐसा शब्द अपनी जाति पर या अपने जो है अपने दलित समाज पर नहीं चाहते थे कि थोप दिया जाए कि आगे से लोग हरिजन के नाम से उन्हें जाना जाने लगे। और बल्कि वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी देते हैं कि अछूत लोग ईश्वर की संतान है, यानी हरि के जन है। तो क्या जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो दानव से संबंधित है? इस पर उनका साफ साफ विचार था कि शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे पाखंड की बू आती हो। हरिजन शब्द से पाखंड की बू आती है, तो उनके दल द्वारा अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, इसलिए वो इसका कड़ा विरोध भी करते हैं। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इनका आगे जो वो वायसराय की परिषद में भी शामिल होते हैं। 2 जुलाई 1942 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो तत्कालीन वायसराय थे उनकी परिषद में सदस्य नियुक्त होने का अवसर मिलता है। यह दिन भारत के लिए ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उनके चयन से अछूतों जो श्रमिकों में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था कि इतना उनके ही साथ का संगी साथी, आज तक दलितों अछूतों का इतना शोषण किया जाता था, उन्हें समाज का इंसान भी नहीं माना जाता था। आज उनमें से ही एक लेकर कर वायसराय की काउंसिल में शामिल हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे थे वो। वहीं दूसरी तरफ 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो मरो का नारा दे दिया और भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कर दिया था, जिसके समर्थन में वायसराय की काउंसिल के अनेक सदस्यों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया कि हम गांधी जी के मूवमेंट में शामिल होंगे, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं। तो जितने भी इंडियन मेंबर थे काउंसिल में वायसराय की, उन सभी ने ऑलमोस्ट त्याग पत्र दे दिया, परंतु अम्बेडकर ने अपने पद से त्याग पत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और उन्नति के लिए वो काम जारी रखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि परिषद में रहते हुए अगर वो ब्रिटिशर्स के दिमाग को चेंज कर सके, भारतीयों को शोषण से मुक्त करा सके। ये उनकी ड्यूटी है कि वो किसी काउंसिल के मेंबर हो तो वो पहले उस ड्यूटी को करना चाहेंगे, ना कि स्वार्थ में आकर या किसी अन्य किसी के बात के कहने में आकर वो आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। तो देश की प्रगति और उन्नति के लिए वो वायसराय की कमेटी में रहते हैं और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अनेकों विभागों में दलितों की उनकी संख्या के अनुपात में स्थान दिलाने का प्राप्त किया, यानी कि नौकरियां दिलवाने की प्राप्त की कि दलितों का भी एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए, सीट्स होनी चाहिए। संविधान सभा और उसके चुनाव होते हैं। फिर 1945 में देखिए ये हो ही गया था, जैसे ही ब्रिटेन में 1945 में क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जो कि अभी लिबरल थे, बहुत ही उदार व्यक्तित्व थे और उनका उन्होंने जिस दल से वो संबंधित रखते थे वो लेबर पार्टी थी, मजदूरों की पार्टी, तो बहुत ही उदार व्यक्तित्व के थे, कंजर्वेटिव नहीं थे। वो चर्चिल थे उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरह नहीं थे। तो शीघ्र ही भारतीयों को की समस्या के समाधान और स्वतंत्रता देने की वो घोषणा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें शोषण नहीं करना चाहिए उदार पार्टी से होते हुए। तो क्लेमेंट एटली ये घोषणा करते हैं कि जल्द से जल्द संविधान सभा बनाई जाए भारत की, ताकि वो अपना संविधान बना सके और एक अंतरिम सरकार यानी कि अस्थायी सरकार बनाई जाए, ताकि जो है इस देश को एक उचित जो नेतृत्व उसके हाथ में बागडोर देकर ब्रिटिशर्स वापस आ सके। तो ये सब 1946 में हो गया, संविधान सभा के चुनाव होने लगे, दलितों के उचित प्रतिनिधित्व की बात चली। अम्बेडकर ने कहा कि देखिए उन्हें दलितों का उचित प्रतिनिधित्व चाहिए संविधान सभा में, और विरोध प्रकट करते हुए अंतरिम सरकार में कम से कम 2 स्थान देने की बात वो करते हैं। परंतु बाबू जगजीवन राम को ही दिया गया था अंतरिम सरकार में, तो इसका वो जो कि दलित नेता थे, लेकिन इसका वो विरोध में कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस विरोध में कहते हैं भीमराव अंबेडकर की 2 सीट तो जरूर देनी चाहिए ब्रिटिशर्स को भारतीय संविधान सभा में। जब
जब नहीं मिलती सिर्फ एक ही व्यक्ति बाबू जगजीवन राम चुने जाते हैं, तो इसका विरोध करते हुए वायसराय की काउंसिल से त्याग पत्र दे देते हैं। संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम लीग के सहयोग से, देखिए मुस्लिम लीग का सहयोग से वो बंगाल से निर्वाचित होते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कौन सी पार्टी का उन्होंने साथ लिया था, मुस्लिम लीग का, कौन से जगह से वो इलेक्शन जीते थे, बंगाल से। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ और पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के निर्माण के विषय संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने सदन में रखा। ये आप फर्स्ट टाइम में पढ़ चुके हैं। इस पर चर्चा भी हुई और पूरा प्रोसीजर होने के बाद नेहरू ने अंतरिम सरकार 3 अगस्त 1947 में प्रथम विधि मंत्री के तौर पर अम्बेडकर जी को शामिल कर लिया। तो ये भी आपको एक एमसीक्यू के तौर पर ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम BR अम्बेडकर की। ये भी आप फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति क्या थी, अम्बेडकर का क्या रोल था। एक बार फिर से हल्का सा ग्लिम्पसेस मैं आपको दे देती हूँ कि भारतीय संविधान सभा ने 2 तरह के कार्य करने थे। एक तो संविधान सभा के रूप में देश के लिए संविधान भी बनाना था, दूसरा देश का शासन भी चलाना था। इसलिए 22 अप्रैल 1947 को 5 समितियां बनाई गई ताकि काम स्मूथली हो सके। तो इनमें से एक समिति जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, उसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया, जिसका काम क्या था, संविधान का निर्माण करना, एक ऐसा दूसरे संविधानों को पढ़कर देश के लिए उचित संविधान बनाना। तो वैसे भी BR अम्बेडकर कानून के अच्छे जानकार थे, तो उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों की शासन प्रणालियों का गहरा अध्ययन किया और 7 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने ड्राफ्ट बनाया देश के संविधान का, जिसमें उन्होंने कहा कि 315 अनुच्छेद होने चाहिए, 8 अनुसूचियां होनी चाहिए। इस मसौदे पर एक आम बहस भी हुई जो 9 नवंबर 1948 तक चली। एक धारा पर विचार भी किया गया और अंत में इस ड्राफ्ट को मानते हुए भारत का संविधान जो है लागू हो गया। इस संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। और उनके इस इतने बड़े योगदान के विषय में पंडित नेहरू ने लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के शिल्पकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के शिल्पकार हैं। यह नया भारतीय संविधान इनकी देन है। इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वह महापुरुष हैं। जब तक भारत का नाम रहेगा तब तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी भारतीय संविधान में हमेशा जुड़ा रहेगा। फिर हम बात करते हैं 1952 के चुनावों में असफलता पर। इतना अच्छा उनका राजनीतिक जीवन रहा, दलितों के लिए उन्होंने इतने काम किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम चुनाव में दलितों को अपनी अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक एक राजनीतिक दल का वो गठन करते हैं और 1942 के चुनाव में सफलता प्राप्त करने हेतु समाजवादी दल के साथ चुनाव गठबंधन कर लेते हैं, जिससे उनका चुनाव अभियान जोर भी पकड़ गया था। परंतु उन्हें पुनः जातीय घृणा का शिकार होना पड़ा। उन्हें वोट कम मिले, इसके चलते वो लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। परंतु उनके जो दृढ़ निश्चय थे, उनके जो उद्देश्य थे, उनसे उन्होंने जो है दूरी नहीं बनाई, वो उस पर अड़िग रहे। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्टी का उन्होंने गठन किया और कौन सा इलेक्शन वो हार गए थे। अब आते हैं उनकी सेकंड मैरिज पर। इसके पीछे भी ये पॉइंट इसलिए डिस्कस किया जा रहा है स्पेशली क्योंकि इसके पीछे भी एक उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है एक मेन स्ट्रीम द्वारा, या फिर यूँ कह देते हैं कि वो सुर्खियों में आ गई थी। आपको जैसे पहले पता ही कि इनकी पहली पत्नी का नाम जो है रमाबाई था, जिनका निधन 1935 में हो गया था। 1947 तक ये फिर अकेले ही रहे, लेकिन फिर ये डायबिटिक हो गए थे और जिस वजह से इन्हें जो है मतलब कि इन्हें शुगर हो गया था, आम भाषा में बोले तो बम्बई जाना पड़ा। वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए मावलंकर अस्पताल में भर्ती हो गए और इनकी भेंट वहाँ पर डॉक्टर शारदा कबीर से हुई, जिन्होंने इनकी काफ़ी सेवा की। वो एक ब्राह्मण जाति की महिला थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, और दोनों ने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे। और इनका क्रिटिसिज्म इस बात पर किया गया कुछ तो स्वर्ण जाति के लोगों ने इसलिए कहा कि उच्च जाति की महिला से शादी कर रहे हैं दलित, तो इसको लेकर उनको क्या आलोचना की गई। दूसरा ये भी कहा गया कि काफ़ी छोटी उम्र थी शारदा कबीर की उनसे, तो इसको लेकर भी काफ़ी कुछ कहा गया उनका। तो उनका विरोध जो है
हालांकि उन्होंने समाज में समानता लाने का ही एक प्रयास मात्र था उनका, परंतु उनका विरोध कम होने के स्थान पर बहुत अधिक बढ़ गया और अंत में वो इतना फेडअप हो चुकी थी इन चीज़ों से कि उन्होंने हिंदू धर्म को ही और कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हिंदुओं के प्रति उनका मन विचलित हो रहा था उनकी चीज़ों को देखकर। 1935 में उन्होंने घोषणा की थी कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, परंतु वो हिंदू में रहकर नहीं मरेंगे, और इसी बात को उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को सिद्ध कर दिया, जब उन्होंने भारत के एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि जो थे और अपने साथ ही लाखों छूतों के साथ मिलकर नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो पूछ सकते हैं कौन से बौद्ध भिक्षु से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, कब की और कहाँ की? नागपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से वो हिंदुओं में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु जो है एक बौद्ध व्यक्ति के तौर पर होती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, हालांकि पहले रोग से ग्रसित थे, डायबिटिक थे, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। हालांकि उनकी पत्नी चिकित्सक थी, परंतु डॉक्टर होने के बावजूद भी अपने खूब यत्न करने के बावजूद भी अम्बेडकर का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी अपने अंतिम दिनों में, 5 दिसंबर 1956 को, दी बुद्ध एंड हिज थॉम्स नामक पुस्तक लिखी, परंतु रात में उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई और 5 दिसंबर 1956 को ही उनका निधन हो गया। तो इस तरह से दलितों के मसीहा जो हैं बी आर अम्बेडकर, वो हमारे बीच की मृत्यु हो गई। अब आते हैं रचनाओं पर। तो बहुत सारी देखिए, एक तो जहाँ पर अनटचेबल आ जाए, शूद्र आ जाए, वो समझिए अम्बेडकर से रिलेटेड रचनाएं हैं। तो द अनटचेबल्स, who are they and why they become untouchable again, who are Sudras, the emancipation of untouchables, what Congress and Gandhi have done to untouchables, thoughts on linguistic states and minorities, the rise and fall of Hindu women, problem of rupees, ये तो उनकी थीसिस थी, आपको ध्यान हो। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी में भी पूछी गई थी, 10th जो बुक है। फिर गांधी एंड गांधीइज्म, ये भी नेट में पूछी गई हुई बुक है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर 12वें पॉइंट पे हम चले, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड करेंसी एंड बैंकिंग। तो रुपीज से रिलेटेड ही इनकी ये एक बुक थी, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसिंग इन ब्रिटिश इंडिया, ये भी उन्होंने एक थीसिस लिखी थी। द कास्ट इन इंडिया ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविंस, द गॉस्पेल ऑफ महात्मा बुद्धा, बुद्धा एंड हिज धर्मा। तो ये टोटल 18 बुक्स है, एक बार आप इनको जरूर देख लें, अच्छे से पढ़ लें। तो इससे इनकी लाइफ हिस्ट्री सेकंड पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।